जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की, तो उनके लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों, मैं उनके लिए आज लेके आरपीएफ का मॉक टेस्ट दूसरा। दोस्तों, आप सभी को पता है एक दिन हमारी रीजनिंग की क्लास चलती है, मैथ की क्लास चलती है और दूसरे दिन आपके जीके जीएस का मॉक टेस्ट चलता है। ठीक है, आज ये मॉक टेस्ट दूसरा है। आपको टारगेट दोस्तों इसमें 50-50 का लेके चलना है दोस्तों। ठीक है, तब जाके आप 40 या 45 प्लस करके आओगे जीके जीएस में साथियों। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ तो मेरे वीडियो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक बॉक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथियों, मॉक टेस्ट जरूर लगाना, इससे आपके टाइम की एक्यूरेसी का पता चलता है दोस्तों, और आप कितने समय में कितने क्वेश्चन कर सकोगे दोस्तों। ठीक है, अंत तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। जो भी मेरे भाई बहन एनटीपीसी 2024-25 एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी स्टूडेंट इस क्लास को ले सकते हैं। बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन मॉक टेस्ट का आपकी स्क्रीन पर है। हमने पहले मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चंस देखे थे, इस मॉक टेस्ट में भी हम 25 क्वेश्चंस देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है साथियों, अंत तक बने रहना। देखो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रखती है, जिसमें से एक से या दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इनमें से वो कौन सा पाषाण युग के तीन प्रमुख कालों का अंतर्गत नहीं आता। मतलब कि क्वेश्चन ये कह रहा है पाषाण युग के तीन प्रमुख कालों के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या मध्य पाषाण काल। और क्वेश्चन कब पूछा गया? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। ये क्वेश्चन है 12 तारीख तीसरा महीना 2021 शिफ्ट 1 में। बताइए दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा दोस्तों, कि जो आपके प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल होता है ना, जिसको आप इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, जो आपके प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल होता है उसके अंदर तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? एक तो पूरा पाषाण काल होता है, एक नव पाषाण काल होता है, एक मध्य पाषाण काल होता है। लेकिन ये जो ताम्र पाषाण काल होता है ये नहीं होता दोस्तों। तो हमें क्वेश्चन ने यही पूछा कि कौन सा नहीं है, तो आप लोगों के यहाँ पर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन रखे सिंधु घाटी सभ्यता के। भीमबेटकाओं की गुफाओं की खोज किसने की है दोस्तों? कब की गई थी ये भी बताना है। ठीक है, कब की गई थी आपको ये बताना है। 1955 से 56 के बीच में, 1957 से 58 के बीच में, 1954 से 55 के बीच में, या 1953 से 54 के बीच में। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया मेरे भाइयों, ध्यान रखना। आरआरबी एनटीपीसी में 14 तारीख तीसरा महीना 2021 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया। आज दोस्तों हम भीमबेटकाओं की गुफाओं से पूरा जड़ से क्वेश्चन खत्म कर देंगे दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप करके आओगे भीमबेटकाओं की गुफाओं से दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। बताइए दोस्तों, चलिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप टेक करेंगे इसकी खोज कब हुई थी दोस्तों? 1957 से लेकर 1958 के बीच में दोस्तों। ठीक है, इसकी खोज की किसने थी आपको ये सबसे पहले जानना है दोस्तों। एग्जाम में पूछा गया है कि भीमबेटकाओं की गुफाओं की खोज किसने की थी। आप ध्यान से सुनिएगा, वीएस वाकड़कर। लिख लो दोस्तों, वीएस वाकड़कर ने इसकी खोज करी थी। वीएस वाकड़कर इसके खोज करता है। वीएस वाकड़कर, वीएस वाकड़, वीएस वाकड़कर। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे, ये इसके खोज करते हैं साथियों, आपको ये ध्यान रखना है। अब आपको इसकी लोकेशन पता करनी है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे एमपी के रायसेन जिले में। लिख लो दोस्तों, एमपी के रायसेन जिले में, एमपी के रायसेन जिले में, एमपी के रायसेन जिले में। लिख लो, एमपी के रायसेन जिले में। एक भी क्वेश्चन आ जाए आपके भीमबेटका की गुफाओं से, आप कभी भी गलत नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास में ये यहां से हम पूरा पत्ता साफ कर देंगे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है भीमबेटका की गुफाओं से। ठीक है, और दूसरा स्थान दोस्तों आपको ये तो पता चल गया दोस्तों आपको इसका स्थान। अब आपको दोस्तों यहाँ पर रंग ध्यान रखना, ये जो चित्रकारी थी दोस्तों, ठीक है, शैल चित्रकारी थी दोस्तों। लिख लो यहाँ पे शैल चित्रकारी, ये शैल चित्रकारी थी, शैल चित्रकारी, शैल चित्रकारी, शैल चित्रकारी, शैल चित्रकारी। थोड़ा सही से लिख देता हूँ, गलत लिख गया, शैल, शैल चित्रकारी, शैल चित्रकारी। आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों इसका कलर कैसा था दोस्तों इन गुफाओं का, तो ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया इसीलिए बता रहा हूं दोस्तों। इसका कलर पूछा गया लाल और हरा। लिख लो, लाल और हरा। लिख लो मेरे वीडियो, लाल और हरा। एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ये लाल और हरा, आप यहां पर लिख सकते हैं लाल और हरा। और भी है दोस्तों इंपोर्टेंट, मैं आपको और बता दूं, ये तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। चारों तरफ से दोस्तों विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई थी दोस्तों। लिख लो, चारों तरफ से विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई थी। लिख लो यहाँ पे, चारों तरफ से, चारों तरफ से विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई थी दोस्तों। ये विंध्य पर्वतमाला
माला से घिरी हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, माला से घिरी हुई थी। एक भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, आपको सारे क्वेश्चन करके आने दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इसको यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूनेस्को की सूची में, यूनेस्को सूची में दोस्तों इसे 2003 में शामिल किया गया दोस्तों, लिख लो 2003 में शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ये गुफाएं दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, ये गुफाएं दोस्तों मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध है, मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से ये प्रसिद्ध है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। और क्या ध्यान रखना है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, ये दोस्तों महाभारत कालीन गुफाएं भी कहते हैं इन्हें दोस्तों, महाभारत कालीन गुफाएं भी कहा जाता है, लिख लो इन्हें दोस्तों महाभारत कालीन गुफाओं के लिए, महाभारत कालीन गुफाएं भी कहा जाता है, महाभारत कालीन गुफाएं भी इन्हें कहा जाता है, गुफाएं भी कहा जाता है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आपके कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप कभी भी गलत नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। एक पॉइंट और बच जाता है, यहाँ पर स्पेस कम बच रहा है, मैं आपको ओरल बोल देता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये गुफाएं ध्यान रखना मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो साथियों मैंने आपको बता दिया भीमबेटका की गुफाओं से, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आप इसका स्क्रीनशॉट लें, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी के साथ है, 100% की गारंटी है। अगर आपको क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों चित्रकारी है दोस्तों, ये किस काल से शुरू हुई, आपको ये सब पता होना चाहिए, तभी एग्जाम में मजा आता है क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन 28, मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा गया है? जासूसी विभाग को, सैन्य विभाग को, वित्त विभाग को, या सामाजिक कार्य विभाग को? मेरे वीरों ये क्वेश्चन आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 11 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। साथियों कमेंट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर में पूछे गए हैं दोस्तों, आप बेफिक्र रहिए, आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाया जाएगा दोस्तों, बताइए। और जो भी मुझे लगेगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाले कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इनके अंदर इंक्लूड है, पूरा रिवीजन करेंगे, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, अंत तक बने रहना और साथ देना दोस्तों। अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि एग्जाम अब आप नोटिफिकेशन का वेट ना करें दोस्तों, ठीक है। बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों? सैन्य विभाग कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा गया? सैन्य विभाग, ये तो हमें पता चल गया। गुरुजी अब ये भी बता दो, दीवान ए अर्ज की स्थापना इसकी किसने शुरुआत करी थी दोस्तों? तो ध्यान रखना, गयासुद्दीन बलबन, लिख लो, गयासुद्दीन बलबन ने इसकी शुरुआत करी थी, गयासुद्दीन बलबन में। और अलाउद्दीन खिलजी के समय चरम सीमा पर पहुंच गई थी दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें दोस्तों सेना का ध्यान रखा जाता है दोस्तों, उनकी सजावट और कितनी सेना चाहिए, क्या सारी अरेंजमेंट इसमें देखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आऊंगा, क्वेश्चन 28 आपकी स्क्रीन पर है, सभी वीर कमेंट करेंगे। बताइए दोस्तों क्या होगा? अगर आप चाहें दोस्तों एक पॉइंट और लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं। वो कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा, इसमें आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं। इसे आरिज ए मुमालिक भी कहा जाता है, इसे आरिज ए मुमालिक के नाम से भी जाना जाता है, ये भी लिख लो दोस्तों, कहीं आपको पूछ ले तो हम पूरी सब लिख देते, ठीक है। आरिज ए मुमालिक भी इसे कहा जाता है, ठीक है, आरिज ए मुमालिक भी इसे कहा जाता है, ये भी आप लिख लेना, ठीक है। चलिए अब हमारे वो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या था वो क्वेश्चन हमारा? ये रहा, धूपगढ़ निम्न में से किसकी सबसे ऊंची चोटी है? अरावली श्रृंखला, सतपुड़ा श्रृंखला, नीलगिरी पहाड़ियां, या गर्जत पहाड़ियों की? बताइए। आरपीएफ कांस्टेबल 29 तारीख तीसरा महीना 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही जवाब। ये दोस्तों आपका मॉक टेस्ट दूसरा है दोस्तों, ठीक है। एक दिन आपके मैथ रीजनिंग की क्लास चलेगी और दूसरे दिन आपके जीके जेस का ताबड़तोड़ मॉक टेस्ट चलेगा, ठीक है। बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा सतपुड़ा रेंज दोस्तों। ये दोस्तों किसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों? सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है साथियों, ठीक है। अब इसकी दोस्तों अब धूपगढ़ चोटी की दोस्तों आप लोकेशन भी ध्यान रख लें। सबसे पहले इसकी ऊंचाई देख लो दोस्तों, कितनी मीटर ऊंची है दोस्तों? ऊंची ये कितनी मीटर इसकी ऊंचाई है? 1352। क्या टिक करोगे मेरे वीरों? 1352 लिख लो, 1352 मीटर ये ऊंची है, 1352 मीटर, ठीक है। अब इसकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए मेरे वीरों, इसकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये धूपगढ़ चोटी आप लोकेशन ध्यान रखेंगे, एमपी के होशंगाबाद के पंचमढ़ी जिले में दोस्तों, लिख लो, एमपी के होशंगाबाद में, एमपी के होशंगाबाद जिले में, एमपी के होशंगाबाद जिले में,
होशंगाबाद, एमपी के होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में स्थित है दोस्तों, पंचमढ़ी में। और दोस्तों पंचमढ़ी नाम सुन के ही आपको याद आ रहा होगा दोस्तों, इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पंचमढ़ी में स्थित है, ठीक है, पंचमढ़ी में स्थित है। इसे दोस्तों पंचमढ़ी को क्या कहा जाता है, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है दोस्तों। बहुत बार पूछा जाता है कि सतपुड़ा की रानी, किस शहर को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, तो ध्यान रखना सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पंचमढ़ी को, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है दोस्तों। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। क्वेश्चन 30, जापान की खाई किस महासागर में स्थित है? दोस्तों खाई को ट्रेंच कहते हैं ना, इसको ट्रेंच, TRECHNCH है ना, ट्रेंच, यही कहा जाता है। बताइए, आर्कटिक महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, या हिंद महासागर में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 10 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए स्टूडेंट्स क्या होने वाला है इसका सही जवाब? तो बिल्कुल यहाँ पर सभी बच्चों का ऑप्शन सी आएगा, प्रशांत महासागर दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 31वां, कमेंट करेंगे मेरे सभी भाई बहन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति की आयु कितने आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात हो रही है गुरुजी, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट की बात करें दोस्तों तो ध्यान रखना ये भाग 6, ये मेरे वीरों भाग 6 में आता है, भाग 6 में। अनुच्छेद आप ध्यान रखेंगे, आर्टिकल्स इसके ध्यान रखेंगे, आर्टिकल्स बहुत पूछे जाते हैं, 214 से लेके 231 तक, ठीक है, ये आर्टिकल्स एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बताइएगा जरूर। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर पूछ लेता हूँ, आप लोग मुझे बताइए कि पहला है मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना बताइए। उच्च न्यायालय की स्थापना कभी, उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना बताइए। बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना बताइए। ये 3 क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताने हैं, ठीक है साथियों। बंबई उच्च न्यायालय, इनकी स्थापना बतानी है, उच्च न्यायालय। ये 3 क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर रखूंगा और मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है इनके क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को कमेंट में जरूर देना। कोलकाता उच्च न्यायालय, इन 3 क्वेश्चन के जवाब आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में करना। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है इनके जरूर जवाब कमेंट बॉक्स में करना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ही है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए बताइएगा कमेंट करके, तब तक आप इसका सही जवाब टिक करिए दोस्तों। इनकी जो आयु होती है दोस्तों वो 62 वर्ष तक होती है दोस्तों। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इनके दोस्तों जो इनमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं, और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है दोस्तों वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना है। इनको पद से ऐसे ही नहीं हटाया जाता दोस्तों, संसद में दोस्तों वो प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, जब जाके दोस्तों उसमें सबके बहुमत आते हैं, तब जाके राष्ट्रपति के साइन होते हैं, फिर जाके इनको हटाया जा सकता है। इनके हटाने की प्रक्रिया बहुत खतरनाक है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन 32 आपकी स्क्रीन पर है। शब्द दे रखा एक बैक रो अटैक, शब्द कौन सा है? बैक रो अटैक। इसका उपयोग किस खेल में होता है? वॉलीबॉल में, हॉकी, हॉर्स रेसिंग में, क्रिकेट में, या पोलो में? बताइए दोस्तों। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 19 तारीख 12वां महीना 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे सभी भाई बहन कमेंट करिएगा। बताइए दोस्तों, ये वॉलीबॉल दोस्तों किस पर खेली जाती है दोस्तों? कोर्ट पर खेली जाती है दोस्तों, ध्यान रखना, कोर्ट पर खेली जाती है। वॉलीबॉल ही नहीं, जैसे बैडमिंटन, टेनिस, हैंडबॉल, नेटबॉल, ठीक है, स्क्वैश, कबड्डी, ये सब कोर्ट पर खेले जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। बताइए दोस्तों, बैक रो अटैक शब्द का प्रयोग किस खेल से है? सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। मैं आशा करता हूं आप लोग इसका कमेंट जरूर करेंगे जल्दी से। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन टिक करेंगे दोस्तों। अब इसमें दोस्तों और भी कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे जंप सेट है ना, यहाँ पर आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, जंप सेट, ये भी आपको इसी में देखने को मिलता है। जंप सेट ये भी दोस्तों वॉलीबॉल से ही संबंधित है। और भी देख सकते हैं आप, जैसे बेस लाइन हो गया, बेस लाइन हो गया दोस्तों, बेस लाइन, ये भी दोस्तों वॉलीबॉल में इसका यूज़ होता है, ठीक है। और भी आप देख सकते जैसे सर्विस हो गया, इन सभी का उपयोग दोस्तों, इन सभी का संबंध वॉलीबॉल खेल से, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 33वां।
क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे वीरों, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी, निम्न में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्ति है? जीतू रॉय, मैरी कॉम, मनु भाकर या विनेश फोगाट? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्ति है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुरुजी ये आरपीएफ कांस्टेबल 19 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना दोस्तों। कुश्तीबाज दोस्तों विनेश फोगाट को तो कोई नहीं भूल सकता दोस्तों, 2024 में भी धमाल मचाया दोस्तों इन्होंने, ठीक है, ध्यान रखना, पेरिस ओलंपिक में। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाएगा। इनको दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इनको दोस्तों 2016 में लिख लो ना दोस्तों, 2016 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार भी मिला है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, आप ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, ये एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है दोस्तों, ध्यान रखना। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है दोस्तों, ठीक है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली, स्वर्ण पदक, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है दोस्तों, पहली भारतीय महिला है दोस्तों, ठीक है। यह आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, भारतीय महिला है, महिला पहलवान है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था, ये आप ध्यान रखना। तो विनेश फोगाट आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी। मनु भाकर तो आप सभी वीर जानते ही होंगे दोस्तों, ठीक है, निशानेबाजी से संबंधित है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 34वां। अमुक्त माल्यदा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमुक्त माल्यदा पुस्तक के लेखक कौन है? पुलकेशिन, कृष्णदेव राय, हर्षवर्धन या विष्णु शर्मा? मेरे सभी भाई बहन बताएंगे। ये क्वेश्चन आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 21 तारीख 12वां महीना 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया। बताइए सभी वीर। साथियों क्लास अच्छी लगे तो मेरे वीरों एक बार इस क्लास को लाइक कर देना, जितने भी क्लास स्टूडेंट देख रहे हैं, और शेयर कर देना, शेयर जरूर किया करें साथियों आपके सभी मित्रों तक, ठीक है। जो बच्चे चाहते हैं कि कम समय में उनकी अच्छा सा रिवीजन हो जाए, अच्छी सी तैयारी हो जाए, तो मेरे वीरों उन तक जरूर पहुंचाना, उनका भी भला होगा साथियों, ठीक है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर बिलोंग करते हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम है ना, चाहे व्हाट्सअप, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच हो वहां तक इस क्लास को शेयर करिए आपके मित्रों के साथ दोस्तों, ठीक है। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे कृष्णदेव राय टिक कर रहे हैं उनका ये आंसर बिल्कुल सही है। जितने भी मेरे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। हर्षवर्धन को किसने हराया था वो आपको कमेंट करना है, और इनकी दोस्तों 3 प्रसिद्ध नाटक हैं वो आपको कमेंट करना है, और ये दोस्तों किस वंश से संबंधित थे दोस्तों आपको ये कमेंट करना है। मेरे वीरों 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछे, कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन 35वां आपकी स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? बताइए। लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा? मेरे सभी वीर बताएंगे। तब तक मेरे वीरों इनकी मैं लोकेशन लिख लेता हूं दोस्तों। लोथल दोस्तों जो कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के समय बहुत ही प्रसिद्ध बड़ा बंदरगाह था दोस्तों, ठीक है, और इसकी लोकेशन गुजरात में है, गुजरात। ये दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गग्गा नदी के तट पर, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गग्गा नदी के तट पर दोस्तों, ध्यान रखना। काली चूड़ियां इसका अर्थ है दोस्तों। राखीगढ़ी दोस्तों आपके हरियाणा में, हरियाणा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और धोलावीरा आपके गुजरात का ही दोस्तों, गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा एकमात्र एक ऐसा स्थान है जो 3 टीलों में विभाजित था, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा एक मात्र ऐसा स्थान है जो 3 टीलों में विभाजित था, ठीक है, और इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता एकमात्र वो स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है मेरे वीरों? तो वो है धोलावीरा। आपको ये ध्यान रखना है। हमें पूछा इसने भारत में, बोला दोस्तों इसने हमें बोला भारत में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, तो मेरे वीरों आप सभी का आंसर आना चाहिए गुरुजी राखीगढ़ी हरियाणा वाला, राखीगढ़ी हरियाणा का दोस्तों। भारत में अगर आपको ऐसा पूछता कि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा, अगर सबसे बड़ा पूछता तो मोहनजोदड़ो टिक करना, सबसे बड़ा लिख लो। खाली पूछता कि सबसे बड़ा, इसने भारत नहीं पूछा, खाली बोला सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पूछता मेरे वीरों तो आपको मोहनजोदड़ो टिक करना है, लिख लो यहां पर
मोहनजोदड़ो। अगर खाली ये पूछता कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा बताओ तो आपको टिक करना मोहनजोदड़ो दोस्तों। इसकी लोकेशन वर्तमान पाकिस्तान में दोस्तों, लिख लो वर्तमान पाकिस्तान में दोस्तों। सिंधु घाटी का बगीचा कहा जाता था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, पाकिस्तान में है। स्वास्तिक चिन्ह के चिन्ह भी दोस्तों यहीं पर मिले दोस्तों, स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के चिन्ह भी दोस्तों यहीं पर देखने को मिले, ये भी आप ध्यान रखना। तो आप ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन 36वां आपकी स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? आप मुझे एक क्वेश्चन और बताइए, पहले तो इनका जवाब दीजिए, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या पंजाब। ये क्वेश्चन मेरे वीरों आरपीएफ कांस्टेबल 25 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका सही जवाब। और एक क्वेश्चन ये भी कमेंट करिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, ये भी कमेंट करेगा। मैंने क्या क्वेश्चन किया है, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? ये तो आपको यहाँ पर पूछा है, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। बताइएगा जरूर कमेंट करके। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे क्या ऑप्शन टिक करेंगे, सभी वीर कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे वीरों आप लोग अगर केरल टिक करें तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। कितना है दोस्तों? 93.91% है दोस्तों, 93.1% है मेरे वीरों। आपको ये ध्यान रखना। ये तो आपको पूछा सबसे अधिक पूछा है, अब मैं आपको पूछूं कम पूछ लूं दोस्तों। सबसे कम किस राज्य का है दोस्तों? सबसे कम है ना, आपको अधिक पूछा तो कम भी आपको पता होना चाहिए मेरे वीरों, आपको कम का भी पता होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे बिहार है दोस्तों। कौन सा राज्य है दोस्तों मेरे वीरों? ध्यान रखेंगे बिहार राज्य दोस्तों, बिहार। आपने गुरुजी ये तो बता दिया स्टेट की सबसे कम किसका, बिहार का, लेकिन कितना गुरुजी ये भी बता दीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों, इसका जनसंख्या घनत्व तो अगर आप देखें तो 60.38 है, 63.38% यानी 63.38%। आपको मेरे वीरों ये डाटा ध्यान रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। साथियों अगर आप चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरी क्लास को पहली बार वॉच करें तो मेरे वीरों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। साथियों मेरी ये क्लासेस आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही रामबाण साबित होने वाली हैं, आप लोग देख लेना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हमारी ही क्लास से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। डचों ने भारत में अपनी प्रथम कोठी कहां पर खोली थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए। मसूलीपट्टनम, सूरत, पुलिकट और इनमें से कोई नहीं दोस्तों। पहले इनमें दो ही क्वेश्चन बनते हैं डचों से संबंधित, ठीक है। कौन कौन से? पहला तो इसने प्रथम कोठी कहां पर खोली थी डचों ने, और दूसरी इन्होंने कोठी कहां पर खोली थी। दो क्वेश्चन ये हो गए। और तीसरा ये बनता है कि डचों का अंत किस युद्ध से हुआ था और कब हुआ था और किन के मध्य हुआ था ये युद्ध। समझ में आया दोस्तों? 3 क्वेश्चन ही बनते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं बनता। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, डचों से संबंधित आपके 3 क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे? पहला तो ये बनेगा कि प्रथम कोठी कहां पर खोली गई थी, और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा दूसरी कोठी कहां पर खोली गई थी, और तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा मेरे वीरों जिनका जो अंत हुआ था, इनका जो पतन हुआ था वो किस युद्ध से हुआ था, वो युद्ध कहां पर हुआ था और वो युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। बस इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। तो पहले तो टिक कर लो कि इन्होंने जो प्रथम कोठी मसूलीपट्टनम में खोली थी, ये दोस्तों प्रथम कोठी खोली थी। यहां पे लिख लो प्रथम कोठी। हमें क्वेश्चन में भी यही पूछा कि प्रथम कोठी कहां पर खोली गई थी। और पुलिकट में दोस्तों आप लिख लो दूसरी कोठी खोली गई थी। दूसरी कोठी केरल का है दोस्तों पुलिकट। दूसरी कोठी लिख लो, दूसरी कोठी खोली गई थी, ठीक है। अब दोस्तों इनका जो पतन हुआ था वो लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताने जा रहा हूं आप लोगों को मैं। इनका जो पतन हुआ था, पतन, इन डचों का पतन जो हुआ था ना दोस्तों, इन डचों का पतन किस युद्ध में, किस युद्ध, वो कौन सा युद्ध था? तो मेरे वीरों ध्यान रखना, वेदरा का युद्ध था दोस्तों। वो कौन सा युद्ध था? वेदरा का युद्ध। लिख लो वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध, ठीक है। कब हुआ था दोस्तों ये युद्ध? ध्यान रखना 1759। लिख लो ये युद्ध मेरे वीरों 1759 में हुआ था। किन किन के मध्य था? एक तरफ तो थे अंग्रेज और दूसरी तरफ डच थे। अंग्रेज यहां पर इनका क्या पतन कर देते दोस्तों, ठीक है। अंग्रेज वर्सेस डच, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ये वही युद्ध है जिससे डचों का पतन हो जाता दोस्तों, आप लोग ये ध्यान रखना। आशा करता हूं कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आऊंगा। क्वेश्चन 38, भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? यह क्वेश्चन मेरे वीरों आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। ये आपके 4 ऑप्शन आपके सामने।
ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो प्रतीक चिन्ह वाला है ना, हमारे भारत के प्रतीक चिन्ह और थोड़े मतलब पड़ोसी देश के प्रतीक चिन्ह, ये भी टॉपिक अच्छा है, अच्छा खासा नंबर एक पूछ लिया जाता है, एक या एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप ये टॉपिक भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहले तो हम राष्ट्रीय ध्वज की बात कर लेते हैं कि संविधान सभा ने इसे कब अपनाया। संविधान ने कब अपनाया दोस्तों, हमारे भारत के संविधान ने कब अपनाया, संविधान सभा ने कब अपनाया इसे, संविधान ने कब अपनाया, संविधान सभा ने इसे कब अपनाया, संविधान सभा कब अपनाया, एक्सेप्ट किया इसे, अपनाया, ये आपका क्वेश्चन बनता है। कमेंट करिए अगर आपको आता है तो ध्यान रखना 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। अब मुझे ये भी बता दो, ये जो हमारा राष्ट्र ध्वज है दोस्तों, इसको डिजाइन किसने किया दोस्तों, इसका डिजाइन किसने किया। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, इसको डिजाइन करने के लिए महात्मा गांधी जी ने उन्हें कहा था। बताइए, महात्मा गांधी जी ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप हमारे भारत के राष्ट्र ध्वज को डिजाइन करिए। महात्मा गांधी जी ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी थी। ठीक है, और उनका नाम है पिंगली वेंकैया, लिख लो पिंगली वेंकैया। ठीक है, पिंगली वेंकैया, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो अनुपात है दोस्तों वो 3:2 है। किसने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है। जो भी मेरे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक कर रहे हैं, उनका जवाब ये बिल्कुल सही है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन 39 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से न्यूक्लियन किसे कहा जाता है। बताइए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, नाभिक और प्रोटॉन को, संयोजी और इलेक्ट्रॉन को, या केवल प्रोटॉन को, किसको कहा जाता है मेरे वीरों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल 25 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए, बताइए दोस्तों सही जवाब। दोस्तों मेहनत करो दोस्तों, आप मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। सभी को पता है कि सफलता उन्हीं पर अपनी जान न्यौछावर करती है जो लोग मेहनत करते हैं। दोस्तों मेहनत आपको भरपूर करनी है। कि दोस्तों कहते हैं ना कि लग चुकी है तलब अब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, ये हौसले कहते हैं देखा जाएगा। दोस्तों ठीक है, मेहनत अच्छे से करनी है आपको। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टिक कर रहे हैं, उनका ये जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 40। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। बताइए दोस्तों, आधुनिक जीवाणु के पिताजी किसे कहते हैं। दोस्तों बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि यह आरपीएफ कांस्टेबल 19 तारीख जनवरी का महीना 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, आधुनिक जीवाणु विज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है, तो गुरुजी रॉबर्ट कॉच। किसने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया है। जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर रहे हैं, उनका जवाब ये बिल्कुल सही है। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 41वां। दोस्तों इस क्वेश्चन को कराने का दोस्तों बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा, आप उसी तरीके से याद करना। मैं गारंटी कह रहा हूं, आप भूल कर दिखा देना तो मैं मान जाऊं। आप लोग भूल ही नहीं सकते, जिस हिसाब से मैं अभी आपको बताऊंगा उस हिसाब से याद कर लेना। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। इलाहाबाद, हाजीपुर, सिकंदराबाद या जबलपुर। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए मैं एक बार इनके सभी के आंसर फटाफट से लिख देता हूं। इलाहाबाद दोस्तों आप ध्यान रखना, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय, उत्तर मध्य लिख लो यहाँ पे, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। हाजीपुर दोस्तों पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय, पूर्वी मध्य, हाजीपुर आपके पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। सिकंदराबाद दोस्तों आपके दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है, दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। जबलपुर दोस्तों आपके पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, पश्चिमी का पूछा है, तो आप पश्चिमी टिक करेंगे डी ऑप्शन को। मेरे वीरों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, तो बिल्कुल आप लोग जबलपुर टिक करेंगे। जबलपुर कहाँ, एमपी में दोस्तों, ध्यान रखना ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप मैं जो बता रहा हूं उसको अच्छे से याद करिएगा। चलिए मैं एक पेज ले लेते हैं हम, उस पर मैं आपको बताता हूं दोस्तों, लोकेशन के हिसाब से ही बताऊंगा ठीक है। चलिए पहले हम एक लोकेशन के हिसाब से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ठीक है। यहाँ पर आपका उत्तर जिसको आप लोग नॉर्थ कहते हैं, और यहाँ पर आपके पूर्व जिसको आप ईस्ट कहते हैं ठीक है। यहाँ पर लिख लो ईस्ट, नहीं तो बहुत सारे कन्फ्यूज हो जाएंगे, हिंदी में भी बता दो इंग्लिश में ठीक है। यहाँ पर लिखो नॉर्थ ठीक है। यहाँ पर लिखो दक्षिण जिसको आप लोग क्या कहते हैं, साउथ, जिसको आप लोग साउथ कहते हैं, साउथ ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे मेरे वीरों, यहाँ पर आप लोग लिखिएगा पश्चिम,
इसको आप लोग क्या कहते हैं, वेस्ट, वेस्ट। ठीक है, ये लोकेशन लिख ली। अब दोस्तों ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना उत्तर में क्या है भाई, उत्तर में दिल्ली है। उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है दोस्तों। ठीक है, उत्तर की बात कर ली। दक्षिण में दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, दक्षिण में कौन सा है दोस्तों बताइए, दक्षिण में चेन्नई है, चेन्नई। ठीक है, दक्षिण में हम चेन्नई जाएंगे और इधर हम कोलकाता है दोस्तों, कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता। इस प्रकार से याद करिए, कभी गलत नहीं होगा। और इधर दोस्तों मुंबई चर्च ध्यान रखेंगे, मुंबई का चर्च वाला एरिया। ठीक है, मुंबई का चर्च वाला एरिया, मुंबई का चर्च वाला एरिया, मुंबई का चर्च वाला एरिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ये 4 याद हो गए दोस्तों। मैंने आपके क्या कहा, उत्तर दिल्ली में जाएंगे, और दक्षिण में हम कहाँ जाएंगे, चेन्नई में, और पूर्व में हम कहाँ जाएंगे, कोलकाता में, और पश्चिम पूछे तो हम मुंबई चर्च वाले में जाएंगे। और अभी जो आपने देखे ना, ये देखो, ये जो अभी आपको मैंने करवाया, ये देखो, ये उत्तर मध्य है, ये पूर्वी मध्य है, ये दक्षिण मध्य है, और ये पश्चिम मध्य। मतलब कि यहां पर देखो, यहां पर अगर उत्तर मध्य बोलेगा तो आपको क्या टिक करना गुरुजी, उत्तर मध्य बोले तो हमें इलाहाबाद टिक करना, इलाहाबाद, उत्तर मध्य, इलाहाबाद, इलाहाबाद। ठीक है, अगर आपको पूर्वी मध्य बोले तो हाजीपुर टिक करना, हाजीपुर, हाजीपुर, पूर्वी मध्य बोले तो हाजीपुर। अगर आपको मेरे वीरों दक्षिण मध्य बोले तो दोस्तों सिकंदराबाद टिक करना मेरे वीरों, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। ठीक है, अगर आपको पश्चिम बोल रहे दोस्तों तो जबलपुर टिक करना, जबलपुर। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। यहां पर और स्पेस कम हो ज्यादा होता तो मैं आपको और भी है दोस्तों 2-4 वो भी आपको बता देता, लेकिन मेनली ज्यादा यही पूछा जाता, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। उत्तर मध्य दिल्ली, दक्षिण चेन्नई, पूर्वी कोलकाता, पश्चिमी आपको मुंबई ध्यान रखना है। उत्तर मध्य इलाहाबाद, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, उत्तर पूर्व हाजीपुर, दक्षिण पश्चिम जबलपुर। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना मेरे वीरों। आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये कंसेप्ट वाला। ठीक है, इससे आप कभी गलती नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विटामिन B12 का आपको केमिकल नेम बताना है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12? साइनोकोबाला, थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन। मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12? द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12 इज साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन, माइन लिख लो। ठीक है, साइनोकोबालामाइन, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। गुरुजी थाइमिन की बात करें, विटामिन B1 का केमिकल नाम है, ये विटामिन B1 का केमिकल नेम है। गुरुजी राइबोफ्लेविन की बात करें, गुरुजी ये राइबोफ्लेविन किसका है, तो विटामिन B2 का केमिकल नेम है। और ये है दोस्तों विटामिन B3 का केमिकल नेम है। और विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या, पेंटोथेनिक एसिड। लिख लेना, विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल, विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का केमिकल नेम टेकोफेरॉल, विटामिन के का केमिकल नेम क्यूनोन। ये सारा आपको लिख लेना, इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, कमेंट करिए। क्वेश्चन आपको कह रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। छोटी आंत, जिसको आप लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, छोटी आंत के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है? आप सभी को पता है गुरुजी, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम, और इनमें से कोई नहीं। बताइए, 3 ये भाग होते हैं दोस्तों छोटी आंत का, जिसको आप लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। लिख लो, स्मॉल इंटेस्टाइन आप लोग कहते हैं ना, उसका आपको ये पार्ट्स बताने, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कौन सा पार्ट है जहां पर भोजन का डाइजेस्टिव बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों? तो आप सभी के सामने नाम आएगा जेजुनम। दोस्तों ये जेजुनम छोटी आंत का एक ऐसा भाग है जिसमें पाचक नहीं होता दोस्तों। लिख लो, पाचक नहीं होता है, पाचक नहीं होता है। पाचक यानी पाचन तंत्र नहीं होता, पाचक नहीं होता है मतलब पाचन तंत्र क्या मतलब, पाचक नहीं होता है। लिख लो, पाचक नहीं होता, यहां पर भोजन का पाचक नहीं होता है। साथियों आपके सामने ये दे रखा है दोस्तों डेड्यूनम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पर दोस्तों पैनक्रेटिक जूस सीक्रेट होता है दोस्तों, पैनक्रेटिक जूस यहां पर एक्टिव रहता है दोस्तों। ठीक है, अग्नाशय रस, अग्नाशय रस एक्टिव रहता है, अग्नाशय रस एक्टिव रहता है दोस्तों, अग्नाशय रस, पैनक्रेटिक जूस। ठीक है, अग्नाशय रस। और दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर दोस्तों सर्वाधिक पाचक होता है दोस्तों
डेड्यूनम में सर्वाधिक पाचक होता है भोजन का, सर्वाधिक पाचक, सर्वाधिक पाचक, सर्वाधिक पाचक यहीं पर होता है दोस्तों, सर्वाधिक पाचक। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। यहीं पर दोस्तों लिपिड का भी पाचक होता है जिसको आप वसा कहते हैं, वसा का पाचक होता है, वसा, जिसको आप इंग्लिश में लिपिड कहते हैं, वसा का पाचक यहीं पर होता है, वसा का पाचक भी यहीं पर होता है जिसको आप इंग्लिश में लिपिड कहते हैं, LIPID, लिपिड। ठीक है। और दोस्तों आप ध्यान रखना, ये जो इलियम पार्ट होता है ना, हमारे तीसरा पार्ट जो किसका है, छोटी आंत का, इसमें दोस्तों पूर्ण पाचक होता है। लिख लो यहाँ पर, पूर्ण रूप से पूरा पाचक हो जाता है, पूर्ण रूप से पाचन समाप्त होता है, पूर्ण पाचक होता है, पूर्ण पाचक होता है, यानी कि पाचक समाप्त होता है। यहाँ पर लिख दो पाचक समाप्त, पाचक समाप्त होता है, पाचक समाप्त, यहाँ पर लिख लो मेरे वीरों, पाचक समाप्त होता है दोस्तों, समाप्त। ठीक है, पाचक समाप्त होता है। ये सारा आपके फैक्ट इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमारे प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेजुनम में कोई पाचक नहीं होता। हमें वही पूछा है कहां पर पाचक नहीं होता, तो ध्यान रखना। अब थोड़ा हम फास्ट चलेंगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन 44, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, चुनाव आयोग के अध्यक्ष, चुनाव आयोग के द्वारा, राष्ट्रपति या विधि आयोग? ये क्वेश्चन आपके RPF कांस्टेबल 20 तारीख 3रा महीना 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा चुनाव आयोग। बात करें चुनाव आयोग की दोस्तों, भाग 15 ध्यान रखेंगे दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये चुनाव आयोग दोस्तों, आपको ध्यान रखना। और इसके आर्टिकल दोस्तों ये भी ध्यान रखना, अनुच्छेद भी पूछे जाते हैं दोस्तों, सीधा पूछा जाता है। ठीक है, तो मेरे वीडियो ध्यान रखना, इसका आर्टिकल 324 से लेकर आप ध्यान रखेंगे 324 से लेके 329 तक ध्यान रखना है, 329 क तक। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45वां, पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में खादर पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? जल डमरू मध्य, आर्द्र भूमि, वेटलैंड या खरीफ? ये क्वेश्चन RPF सब इंस्पेक्टर 1 तारीख 1 महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। बताइए मेरे वीरों क्या होने वाला है इसका सही जवाब? पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में खादर पट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं दोस्तों वेटलैंड के नाम से। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 46, वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था दोस्तों? बताइए, फ्रांसवा बर्नियर, मार्को पोलो, सेल्यूकस निकेटर या दुआरते बारबोसा? सेल्यूकस निकेटर दोस्तों आप सभी को पता, सिकंदर के साथ आया था दोस्तों। ठीक है, उसका दूत ध्यान रखना। और इसका एक दूत था दोस्तों मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, एग्जाम में पूछा जाता है। और मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, जिसमें पूरा पाटलिपुत्र का प्रकाशन है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके सब इंस्पेक्टर RPF 6 तारीख 1 महीना 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन आया था? मार्को पोलो आया था। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे वीरों, क्वेश्चन 47, FDI का विस्तार क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDI? FDI बताइए दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट वाला। बताइए दोस्तों, विदेशी व्यापारियों का निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी पल, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या भविष्य प्रत्यक्ष निवेश? कमेंट करेंगे मेरे वीरों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये RPF कांस्टेबल 1 तारीख 3रा महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे सभी भाई बहन बताएंगे, तो बिल्कुल आप सभी बच्चे यहाँ पर सी ऑप्शन को टिक करेंगे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? बताइए, सभी बैंकों को नियंत्रित करना, कच्चे मालों की आपूर्ति करना, जमा स्वीकार करना या मुद्रा प्रिंट करवाना? ये क्वेश्चन मेरे वीरों RPF कांस्टेबल 10 तारीख 1 महीना 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। बताइए स्टूडेंट्स क्या होने वाला है इसका सही जवाब? जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर किसको टिक करें? सी को टिक करें, जमा स्वीकार करना, उनका ये जवाब बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट स्वीकार करना। ठीक है, एक्सेप्ट करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 49, हाल में ही पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? शिमला, कोलकाता, लखनऊ या पुणे? मेरे सभी भाई बहन बताएंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल में ही पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? गुरुजी ये आयोजित हुआ लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। ये मेरे वीडियो क्लास का अंतिम प्रश्न है। हाल में ही नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय ने, कृषि मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने या विधि एवं न्याय मंत्रालय में? दोस्तों इनके मंत्रालय के दोस्तों मंत्री कौन है दोस्तों प्रमुख, वो कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहां पर आप लोग डी ऑप्शन लॉक करेंगे, गुरुजी विधि एवं न्याय मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब जाएगा। साथियों क्लास आज हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं।
आपको ये क्लास कैसी लगी? आपने इस 25 में से, इन 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे कि गुरुजी हमने 25 में से इतने क्वेश्चन सही किए। मेरे सभी भाई बहन ईमानदारी से कमेंट करेंगे आपने कितने क्वेश्चन किए इन 25 में से, ठीक है साथियों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे वीरों एक बार इस क्लास को लाइक कर देना। एक लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है दोस्तों, तो लाइक शेयर तो बनता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरे क्लास को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना दोस्तों। हम अच्छे से तैयारी करेंगे एग्जाम तक ताबड़तोड़, ठीक है। एक दिन आपके मैथ रीजनिंग और एक दिन आपके जीके जीएस, ठीक है, ताकि आपके सारा अच्छे से रिवीजन होता रहे सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। आज आपका ये मॉक टेस्ट दूसरा था जो हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इस क्लास की आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिले दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डेली क्लास में आपके लिए 8 PM पर हाजिर होता हूँ नई क्लास लेके। आपका मॉक टेस्ट आज दूसरा था, ठीक है। आप लोग इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहिए और सिलेक्शन आपका पक्का होगा, ये गारंटी है दोस्तों, अगर आप मेहनत करेंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाएंगे साथियों, ठीक है। कल हम मेरे वीरों इसी टाइम पर एक नई क्लास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, ठीक है, मिलेंगे। कल क्लास 7वीं आपके रीजनिंग और मैथ की इसी टाइम पर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे वीरों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।